नमस्कार प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की विज्ञान की कक्षा में हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय 6, जिसमें आप नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में और कक्षा 9वीं में भी रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने के साथ साथ परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। हमने ये जान लिया है कि परमाणु की संरचना में केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। आप सभी भी समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं ये भी आप जानते हैं। ये इसलिए बताना आवश्यक है कि आज का हमारा अध्याय कुछ कठिन है और उसको समझने के लिए कुछ इस तरह के जो फंडामेंटल्स हैं या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसे किस प्रकार निकाला जाता है, इसकी जानकारी रखना आवश्यक है। आइए आज हम शुरू करते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं को जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ आज उपस्थित हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में श्रीमती विनया एकबोटे और मैं उनके साथ डॉक्टर शोभा चतुर्वेदी। अब हम शुरू करते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं से किस प्रकार भिन्न है और क्या इसमें भी उतनी ही सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है या एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करके ये हमें चौंका देती है। आइए हम आज इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रही हैं विनया जी इसके बारे में विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि शोभा जी ने आपको अभी बताया कि आज जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो अत्यंत रोचक भी है परंतु थोड़ा सा कठिन भी है। इस विषय में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी परंतु ये जानकारियाँ बहुत कठिन हैं और मैं चाहूँगी कि जब आप इनको पढ़ें तो बहुत ध्यान से देखें कि जो कुछ आपको समझ में ना आए और कठिन लगे, कृपया आप उसके बारे में हमसे पुनः प्रश्न पूछें या हमें लिखकर भेजें तो हम आपकी किसी भी अवधारणा को पूर्णतः स्पष्ट कर सकें। तो आइए आज हम अपने नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और नया अध्याय है नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं वे लगातार आपस में रासायनिक क्रिया करते रहते हैं और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनते जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पानी बनने लगता है। इसी प्रकार जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। यानी कि रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है परंतु कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहती हैं। आइए बच्चों, अब हम एक दूसरे तरह की क्रिया को देखते हैं। रासायनिक क्रियाओं के अलावा और भी कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कि ऊर्जा प्राप्त होती है परंतु ये क्रियाएं रासायनिक क्रियाओं से पूर्णतः भिन्न होती है। निश्चित ही इसमें तत्वों के परमाणु ही भाग लेते हैं परंतु तत्वों के परमाणुओं की नाभिक इसमें भाग लेती है। आपको हम एक चार्ट के द्वारा बताने जा रहे हैं कि तत्वों के परमाणुओं की नाभिक क्या होती है। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए जिसमें हम आपको हाइड्रोजन के परमाणु की रचना बता रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको हीलियम के परमाणु की रचना बता रहे हैं। परमाणु में मध्य में केंद्र होता है जिसे कि नाभिक कहा जाता है, जहाँ पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ ही इसके बाहरी भाग में जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हीलियम की नाभिक में आप देख रहे हैं कि नाभिक में 2 न्यूट्रॉन उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया जैसे कि उसका नाम ही प्रकट करता है, नाभिकों के क्रिया के द्वारा ही संपन्न होती है, इसीलिए इसे नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं से ये क्रियाएं अलग होती हैं और इनमें नाभिक ही भाग लेती है।
आइए हम देखें कि नाभिकीय अभिक्रिया को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु की नाभिक में परिवर्तन होता है, नए परमाणु बनते हैं तथा असीम ऊर्जा निकलती है, उन्हें नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि जिस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु की नाभिक में परिवर्तन होता है, नए परमाणु बनते हैं तथा असीम ऊर्जा निकलती है, उन्हें नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और उससे हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो ऐसे अलग अलग कण निकलते हैं और साथ ही असीम ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय अभिक्रिया, आप समझ गए होंगे कि नाभिकीय अभिक्रिया परमाणुओं में उपस्थित नाभिकों के मध्य में ही होती है। देखा बच्चों आपने, क्या अंतर है रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में। जब हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो हमने नाम लिया था इलेक्ट्रॉन्स का, कि कोई भी परमाणु जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की देने की प्रवृत्ति होती है या इलेक्ट्रॉन लेने की। कहने का तात्पर्य यह है कि रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, लेकिन आज हम जब नाभिकीय अभिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें परमाणु के नाभिक सम्मिलित होते हैं, वे चाहे जुड़ते हैं चाहे टूटते हैं। इसके बारे में अभी और हम देखेंगे कि नाभिकीय अभिक्रियाएं किस प्रकार संपन्न होती है। एक बात आपने और नोट की होगी कि नाभिकीय अभिक्रिया में नए परमाणु का निर्माण होता है, जबकि हमने जब रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया था तो ये तथ्य जाना था कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो जो बनने वाला नया यौगिक है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उपस्थित होंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कार्बन आ जाए। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी नए परमाणु का उत्पन्न या उत्पाद नहीं होता है, जबकि नाभिकीय अभिक्रिया में ऐसा परिवर्तन होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ साथ नए परमाणु भी उत्पन्न होते हैं। आइए, ये कितने प्रकार की होती है और कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में और विनया जी से बात करते हैं। जैसा कि शोभा जी ने आपको अभी बताया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है नाभिकीय संलयन और दूसरे को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। इनके नामों से ही आप जान सकते हैं कि नाभिकीय संलयन अर्थात दो नाभिकों का आपस में मिलना और दूसरा है नाभिकीय विखंडन अर्थात दो नाभिकों का टूटना। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस असीम ऊर्जा का हम बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सूरज आपको एक आग के गोले की तरह दिखाई देता है। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि सूर्य में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? आइए हम देखते हैं कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है। सूर्य से ऊर्जा का विमोचन नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक परस्पर संलयित होकर अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों के नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप ड्यूटेरियम के नाभिक सूर्य के अंदर परस्पर टकराकर हीलियम उत्पन्न करते हैं। इस पूरी परिभाषा में आप अच्छी तरह से देखिए कि सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का आपस में जब संलयन होता है या वो मिलते हैं तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हीलियम बनती है और हीलियम से ऊर्जा निकलती है। आइए इसी क्रिया को हम एक चित्र के द्वारा आगे देखते हैं। इस चित्र में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं और ये समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम। दो ड्यूटेरियम के परमाणु जब आपस में एक दूसरे से संलयन करते हैं या मिलते हैं तो इसके फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा के साथ साथ हीलियम का नया परमाणु बनने लगता है। तो आपने देखा
कि नाभिकीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिनके द्वारा नए तत्वों का निर्माण भी होता है। जैसा कि अभी आपने शोभा जी ने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए तत्व नहीं बनते हैं, परंतु नाभिकीय अभिक्रियाओं में नए तत्वों का निर्माण होता है। तो दो ड्यूटेरियम के परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो संलयन के द्वारा ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के द्वारा हीलियम की नाभिक बनती है। जैसा विनय जी अभी आपने चित्र के माध्यम से समझाया कि यहाँ पर ड्यूटेरियम ने आपस में संलयन करके हीलियम का नाभिक बनाया। बच्चों, आपके मन में यदि आपने पढ़ा नहीं होगा पिछली कक्षाओं का तो आप सोच रहे होंगे ड्यूटेरियम क्या होता है। एक बार हम दोहराना चाहेंगे कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों से आप परिचित हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। और समस्थानिक हम किसे कहते हैं, ये भी परिभाषा आप चाहें तो नोट कर लीजिए। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने का तात्पर्य है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर रहेगी, लेकिन अंतर समस्थानिक किस कारण से होते हैं, उसमें अंतर आता है न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण। जब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है तो वे तत्व क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक, क्योंकि उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। आइए हम और भी चर्चा करें। जैसे अभी हमने समझा कि जो सूर्य है वो इतनी अधिक ऊष्मा ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है। हमने जान लिया नाभिकीय क्रियाएं संपन्न होती है और उसमें भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक, जहां हमने चित्र के माध्यम से समझा कि ड्यूटेरियम के नाभिक आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। आइए और विस्तार से चर्चा करते हैं ऊर्जा की उत्पत्ति के बारे में। जैसा कि अभी आपको शोभा जी ने बताया कि जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में संलयन के द्वारा ऊर्जा निकलती है। साथ ही साथ शोभा जी ने आपको बताया कि हम समस्थानिक किसे कहते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का दूसरा समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है वही संलयन में भाग लेता है। सूर्य के अंतरंग हिस्सों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा की उत्पत्ति को हम इस प्रकार देखते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च वेग से आपस में टकराते हैं तो हीलियम गैस बनती है। इस क्रिया को होने के लिए करीब 4000000 डिग्री ताप की आवश्यकता होती है। यह ताप केवल सूर्य के अंतरंग हिस्सों में ही उत्पन्न होता है। आपने देखा कि इस 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड ताप के उत्पन्न होने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल सूर्य के अंतरंग हिस्सों में ही हो सकती है। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन जलती है तो 62 अरब जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि केवल 1 ग्राम हाइड्रोजन के जलने से 62 अरब जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल संलयन के द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसमें कि ड्यूटेरियम का परमाणु भाग लेता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु यानी कि ड्यूटेरियम के परमाणु आपस में मिलकर और ऊर्जा बनाते जाते हैं और इसीलिए हमें सूर्य में बहुत अधिक ऊर्जा दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, एक जानकारी हम देना चाहेंगे यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो हम वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई प्रयास किए, चूँकि इस अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा उच्च वेग आवश्यक है। हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम के परमाणु आपस में टकराते हैं तो बहुत उच्च वेग चाहिए और उस उच्च वेग को लाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और उस तापमान को उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय में इतना मुश्किल है उसको तापमान को उत्पन्न करना, इसलिए इस तरह का प्रयास बहुत सफल नहीं हो पाया। लेकिन वैज्ञानिक नाभिकीय संलयन के बजाय नाभिकीय विखंडन को प्रायोगिक तौर पे करने पर सफल हो पाए हैं और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप हम सभी जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही परमाणु बम जैसा एक अस्त्र या हथियार निर्माण किया गया है, जो कि इतना विध्वंसक होता है जिसकी कल्पना से भी हम सब कांप उठते हैं। तो नाभिकीय विखंडन
की प्रक्रिया पर आधारित होता है परमाणु बम। अब नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूटता कैसे है, विखंडित कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको बता रही हैं विनया जी। अभी हमने नाभिकीय संलयन के बारे में चर्चा की, हमने ये भी समझ लिया कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को करवाना इतना आसान नहीं था वैज्ञानिकों के लिए। कुछ हद तक सफल हुए लेकिन पूरी तरह से नहीं। नाभिकीय विखंडन के द्वारा एटम बम का निर्माण, परमाणु बम का निर्माण हम सभी जानते हैं। आइए इस प्रक्रिया को और विस्तार से समझते हैं। शोभा जी ने आपको बताया कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम असीम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शोभा जी उसके पहले मैं कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु आपस में क्रिया करते जाते हैं और क्रिया करके हीलियम बनाते जाते हैं। ऐसा मानते हैं लोग कि यदि ये हीलियम लगातार बनती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य में जो हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम उपस्थित है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और फिर आग या सूर्य किस तरह से हमें आग का गोला दिखाई देगा या वहाँ पर ऊर्जा किस प्रकार से होगी। परंतु यह माना जाता है कि ये हीलियम के परमाणु जो कि बनते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे जब ये ख़त्म होने लगेंगे तो सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण सूर्य सिकुड़ने लगेगा और साथ ही साथ यह ठंडा होने लगेगा और अंधेरा भी छाने लगेगा। परंतु यह भी माना जाता है कि हीलियम के परमाणु उसी समय आपस में क्रिया करेंगे और उनका हाइड्रोजन के परमाणुओं की तरह पुनः संलयन होगा। जब हीलियम के परमाणुओं का संलयन होगा तो निश्चित रूप से नया तत्व यानी कि कार्बन बनेगा और इस संलयन में पुनः बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और सूर्य फिर उसी तरह से चमकने लगेगा। यह इस प्रकार से मान लिया गया है कि शायद ये क्रिया लगातार चलती रहेगी और सूर्य हमें उसी तरह से हमेशा प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता रहेगा। तो विनया जी ने कितना अच्छे से बताया आपको अभी बच्चों कि जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, हम तो ये समझे थे कि हाइड्रोजन यदि समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एक प्रश्न चिन्ह था हमारे सामने, क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य उसी तरह चमकता रहे। तो जी हाँ, ऐसी संभावना निश्चित रूप से है कि जब हाइड्रोजन समाप्त होगी तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बंद होने के स्थान पर हीलियम के परमाणुओं का संलयन प्रारंभ होगा और उससे बनाएंगे वे कार्बन और फिर उसी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। आइए हम नाभिकीय विखंडन को समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन को प्रयोगशाला में करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिशें की परंतु इसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। इसके विपरीत नाभिकीय अभिक्रियाओं में दूसरी अभिक्रिया जिसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, यह नाभिकीय विखंडन संभव हो सका है। आइए हम देखते हैं नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। नाभिकीय विखंडन बाहरी नाभिकों का दो हल्के नाभिकों में विघटन जिनका द्रव्यमान लगभग समान होता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस विखंडन में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसा कि स्पष्ट है, विखंडन अर्थात नाभिकों का टूट जाना। भारी नाभिक जब टूटती हैं तो उनके टूटने से न्यूट्रॉन कण निकलते हैं और ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक निकलती है। यहाँ पर इस समीकरण में आप देख रहे हैं यूरेनियम 235 जिसका कि परमाणु क्रमांक है 92 तथा न्यूट्रॉन से जब ये टकराता है तो यहाँ पर अलग अलग तत्व बनते हैं, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन के कण निकलते हैं। बेरियम 139 जिसका परमाणु भार और 56 उसका परमाणु क्रमांक है। उसी तरह से क्रिप्टॉन 94 जिसका कि परमाणु भार और 36 उसका परमाणु क्रमांक है और ये 3 न्यूट्रॉन के कण हैं जिसके ऊपर 0 आवेश और भार 1 होता है। इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन जब होने लगता है तो न्यूट्रॉन के कण निकलते चले जाते हैं। नाभिकीय विखंडन में हम मुख्यतः यूरेनियम का उपयोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि यूरेनियम एक प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरेनियम के समस्थानिक। यूरेनियम के 2 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। आपको पहले ही शोभा जी ने बताया कि हम समस्थानिक किसे कहते हैं। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 इनके भार अलग अलग हैं परंतु इनके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं।
यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या 143 यानी 143 होती है और प्रोटॉन की संख्या 92 होती है। यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या 146 होती है और प्रोटॉन की संख्या 92 होती है। यूरेनियम 235 प्रकृति में कम मात्रा में मिलता है, जबकि यूरेनियम 238 अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम 238 के 140 परमाणुओं में केवल एक परमाणु यूरेनियम 235 के होने की संभावना होती है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से देखा, इसे आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। छात्रों, यूरेनियम 235 हम विखंडन के लिए लेते हैं। प्रकृति में इसकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है। यूरेनियम 238 के 140 परमाणुओं में केवल एक परमाणु यूरेनियम 235 का होता है और इसी के द्वारा हम विखंडन की क्रिया करते हैं। विनया जी, अभी आपने बताया कि यहाँ पर यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है विखंडन की प्रक्रिया के लिए, तो क्या कारण है कि यूरेनियम 35 का ही उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 38 का नहीं, जबकि प्रकृति में वह ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है? शोभा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक पदार्थ जो प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, हम उसका उपयोग न करके और यूरेनियम के दूसरे समस्थानिक यानी U35 का उपयोग करते हैं। निश्चित ही यूरेनियम 235 में कुछ बहुत विशेषताएं होती हैं। आइए जानते हैं ये विशेषताएं क्या होती हैं, यूरेनियम का चुनाव क्यों किया जाता है। सबसे पहला कारण है इसका नाभिक बहुत अस्थायी होता है। अस्थायी होता है यानी वो बहुत जल्दी टूट भी सकता है। दूसरा, मंद गति न्यूट्रॉनों द्वारा भी खंडित हो जाता है, यानी इसके ऊपर मंद गति से न्यूट्रॉन डाले जाएं तो ये खंडित हो जाता है। तीसरा, स्थिर विद्युतीय तथा नाभिकीय बलों में एक न्यूट्रॉन भी असंतुलन उत्पन्न कर देता है। नाभिक में दो प्रकार के बल होते हैं, एक स्थिर विद्युतीय और दूसरा नाभिकीय। ये जब बल असंतुलित हो जाते हैं तो नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूट्रॉन इन बलों को असंतुलित कर देता है। चौथा कारण है यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा प्राकृतिक गैस के एक अणु के दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से 200 करोड़ गुना अधिक होती है। दोस्तों, आपने देखा कि केवल यूरेनियम 235 का एक परमाणु विखंडित होकर हमें कितनी अधिक ऊर्जा देता है। इन सभी कारणों के कारण इन कारणों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला कारण, इसका नाभिक बहुत अस्थायी होता है, मंद गति न्यूट्रॉनों द्वारा भी खंडित हो जाता है, स्थिर विद्युतीय तथा नाभिकीय बलों में एक न्यूट्रॉन भी असंतुलन उत्पन्न कर देता है। यूरेनियम 235 के एक परमाणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा प्राकृतिक गैस के एक अणु के दहन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से 200 करोड़ गुना अधिक होती है। आपने देखा कि ये सभी कारण इतने महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण हम यूरेनियम 235 का चुनाव करते हैं। आइए हम आपको चित्र के द्वारा भी इस प्रकार का विखंडन दिखा रहे हैं। अब आप इस चित्र में देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम यूरेनियम 235 का ये परमाणु है जिसके ऊपर की मंदगामी न्यूट्रॉन आकर लगता है। जब मंद गति न्यूट्रॉन इसके ऊपर टकराता है तो अस्थायी यूरेनियम 236 बन जाता है, जो कि पुनः फिर अस्थायी होकर विघटित होने लगता है और इसके दो खंड हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये दो नए तत्व बनते हैं और साथ ही साथ ये 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलते हैं। अब ये क्रिया जो है ये लगातार चलती रहती है। जैसा विनया जी ने बताया बच्चों कि एक यूरेनियम के विखंडन से कितने न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हुए? 3। तो क्या विनया जी ये 3 नए न्यूट्रॉन्स फिर नए यूरेनियम के नाभिकों को विखंडित कर देंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने शोभा जी। ये क्रिया एक प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि जो क्रिया लगातार चलती रहती है उसी को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम श्रृंखला अभिक्रिया की पहले परिभाषा देखते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को आरंभ करने वाला न्यूट्रॉन अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है तथा अभिक्रिया को लगातार आगे ही बढ़ाता रहता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वयं ही चलती रहती है। जब अभिकारक समाप्त होता है तब क्रिया समाप्त होती है।
आपने इस संपूर्ण परिभाषा में देखा कि न्यूट्रॉन के द्वारा जो अभिक्रिया प्रारंभ होती है वो अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। वो अभिक्रिया तभी समाप्त होती है जब अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। आइए अब इसी श्रृंखला अभिक्रिया को हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। चित्र के द्वारा देखने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रॉन किस प्रकार निकलते हैं और किस प्रकार ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर आप देखिए ये न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के एक परमाणु के ऊपर टकराता है। यूरेनियम के परमाणु के ऊपर टकराने से इसकी नाभिक का असंतुलन होता है और असंतुलन होने के बाद बहुत अधिक असीम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा के साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और 2 नए तत्व बन जाते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन। ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं ये 3 नाभिकों को पुनः विघटित कर देते हैं। जब ये 3 नाभिकें विघटित होती हैं तो पुनः असीम ऊर्जा निकलने लगती है और साथ ही साथ नए तत्व, विखंडित तत्व बनने लगते हैं। इसके बाद प्रत्येक इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो अगली 3 नाभिकों को विखंडित करते चले जाते हैं और इस प्रकार यह सिलसिला लगातार चलता रहता है जब तक कि अभिकारक पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यानी चेन रिएक्शन, एक के बाद एक न्यूट्रॉन के द्वारा नाभिकों का विखंडन और इस विखंडन से उत्पन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा एक विस्फोट का रूप धारण कर लेती है और यही आधार है परमाणु बम का या एटम बम का, और जिसका आपने प्रभाव देखा है, सुना है किस तरह से खतरनाक होता है और इसके साथ साथ कितनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए कुछ रोचक आंकड़े आपको बताते हैं कि एक परमाणु एक नाभिक से शुरू हुई प्रक्रिया कहाँ जाकर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि शोभा जी ने अभी बताया कि नाभिकीय अभिक्रियाएं हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती हैं और परमाणु विस्फोट में इनका उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया गया था कि एक न्यूट्रॉन के विखंडन से हम देखते हैं कि नए तत्व बनते जाते हैं और नए न्यूट्रॉन भी निकलते जाते हैं। यह श्रृंखला अभिक्रिया किस प्रकार चलती जाती है, इसे हम आपको बहुत ही सरल तरीके से इसका अंकगणित बताने जा रहे हैं। आप इस अंकगणित को एक बार समझने के बाद फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में भी अच्छी तरह से नोट कर लें। श्रृंखला अभिक्रिया का अंकगणित। अब हम एक तरफ देख रहे हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में लगने वाला समय जो कि 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हमने आपको बताया है, क्योंकि यह तो लगातार चलने वाली क्रिया है तो केवल हमने 4 सेकंड तक इसको लिया है। उसके बाद कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं इसकी संख्या हम आपको बताया जाए, साथ ही साथ उस समय में कितनी नाभिक विखंडित हुई है यह भी हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब श्रृंखला प्रारंभ होती है तो 0 सेकंड होता है, क्योंकि उस समय पूरा समय कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम उसे 0 सेकंड मानते हैं। 0 सेकंड जब होता है तो जो एक न्यूट्रॉन निकलता है वो एक नाभिक को विखंडित करता है, परंतु एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन अगले 3 नाभिकों का विखंडन करते हैं। जब 3 नाभिक विखंडित होती हैं तो 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब 9 न्यूट्रॉन निकलते हैं तो ये नए निकले हुए 9 न्यूट्रॉन विखंडित करते हैं 9 नाभिकों को। जब 9 नाभिक विखंडित होती हैं तो इससे 27 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 27 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं ये 27 न्यूट्रॉन आगे जाकर विखंडित करने लगते हैं अगली नाभिकों को और इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती रहती है। यह क्रिया जो लगातार चल रही है, अगर हम इसको जोड़ सके तो 10 की घात 20 लगाने से जितने नाभिक विखंडित होगी वह संख्या हमें मिल सकती है और यह बहुत बड़ी संख्या होती है। इस गणित से बच्चों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं और कितनी नाभिकें विखंडित होती हैं। ये 3 के अनुपात में लगातार बढ़ती जाती हैं और होते होते इनकी संख्या बहुत बढ़ती चली जाती है और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी श्रृंखला अभिक्रिया की तो हमने चर्चा की, लेकिन एक बात और है इसमें कि यह अनियंत्रित है।
हमने न्यूट्रॉन की संख्या पर यदि कोई नियंत्रण नहीं रखा, कोई कंट्रोल नहीं रखा, तो वे निरंतर यूरेनियम के नए नाभिकों को विखंडित करते हैं। यदि इन न्यूट्रॉन्स की संख्या को नियंत्रित कर लिया जाए तो क्या यह उत्पन्न ऊष्मा हमारी किसी उपयोगी कार्य में आ सकती है? निश्चित रूप से बच्चों, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं, नाभिकीय रिएक्टर यानी श्रृंखला अभिक्रिया को यदि हम दो प्रकार से समझें कि यदि एक होती है अनियंत्रित और एक होती है नियंत्रित, तो हमने अभी जैसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का स्वरूप देखा, कितना विस्फोटक था। यदि इसी श्रृंखला अभिक्रिया में से हम निकलने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या हटाते जाएं, हर स्टेप में यदि सिर्फ एक न्यूट्रॉन रहने दें, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वह भी नियंत्रित होगी और इस उत्पन्न ऊष्मा का हम किसी उपयोगी कार्य में कार्य कर सकते हैं, उपयोग ला सकते हैं। और इसी के बारे में आपको बताने जा रही विनया जी कि किस प्रकार अनियंत्रित और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होती है। हम इस प्रकार की संतुलित अभिक्रिया से पहले शोभा जी, मैं एक मॉडल बच्चों को दिखाना चाहूँगी जो छात्रों के द्वारा ही बहुत सुंदर मॉडल बनाया गया है, जो कि श्रृंखला अभिक्रिया का मॉडल है। ये श्रृंखला अभिक्रिया का मॉडल एक दूसरे प्लूटोनियम के द्वारा बताया गया है। प्लूटोनियम, ये भी, इसकी भी नाभिक यूरेनियम 235 की तरह बहुत नाजुक होती है और इसे भी कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। प्लूटोनियम 239 के ऊपर जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो इससे दो नए तत्व बन जाते हैं। दो नए तत्वों के बनने के बाद आगे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो दूसरे प्लूटोनियम के परमाणुओं को फिर से विखंडित करने लगते हैं। इनके विखंडन से पुनः न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये न्यूट्रॉन आगे जाकर फिर से प्लूटोनियम की नाभिकों को विखंडित करते जाते हैं और साथ ही साथ विखंडित होने के बाद नए तत्व भी यहाँ पर बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये पूरा मॉडल देख रहे हैं जो कि परमाणु बम के लिए भी उपयोग में लाया जाता है और यह श्रृंखला अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। आप इसी तरह का मॉडल अपनी कक्षा में भी बनाकर लगा सकते हैं, जिससे कि आप श्रृंखला अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझ सके। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया जो एक बार प्रारंभ हो जाती है वो तभी जाकर ख़त्म होती है जब पूर्ण अभिकारक समाप्त होता है। और दूसरा तत्व जो हम उपयोग में लाते हैं वो है प्लूटोनियम 239। आइए हम अगली चर्चा करते हैं संतुलित नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में। जो संतुलित अभिक्रियाएं होती हैं, जैसा कि शोभा जी ने बताया कि यदि ये श्रृंखला अभिक्रिया इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी तो इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी कि हम ऊष्मा को पूरी तरह से उपयोग में भी नहीं ला सकेंगे और उससे कई विनाश भी हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको पूर्णतः उपयोग में लाने के लिए इसे संतुलित कर लिया है। और संतुलित जब किया जाता है तो इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं अभिक्रिया क्रांतिक। अभिक्रिया क्रांतिक, जब एक मंद गतिशील न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराता है तो नाभिक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। इस विस्फोट में 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 नाभिकों का विखंडन कर सकते हैं। यदि 3 न्यूट्रॉन में से 2 को रोक लिया जाए, अर्थात उन्हें अवशोषित कर लें, तो केवल 1 न्यूट्रॉन विखंडन करेगा। जब हम ऐसा संतुलन प्राप्त कर लेते हैं जिससे केवल 1 न्यूट्रॉन विखंडन करता है, उसे अभिक्रिया क्रांतिक कहते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अभिक्रिया क्रांतिक किसे कहते हैं। अभिक्रिया क्रांतिक को मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहरा रही हूँ। आप अच्छी तरह से देख लें कि यह वह अभिक्रिया है जिसमें कि संतुलित अभिक्रिया कहा जा सकता है। जब एक मंद गतिशील न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराता है तो नाभिक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। इस विस्फोट में 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 नाभिकों का विखंडन कर सकते हैं। यदि 3 न्यूट्रॉन में से 2 को रोक लिया जाए, अर्थात उन्हें अवशोषित कर ले, तो केवल 1 न्यूट्रॉन विखंडन करेगा।
जब हम ऐसा संतुलन प्राप्त कर लेते हैं जिसमें केवल एक न्यूट्रॉन विखंडन करता है, उसे अभिक्रिया क्रांति कहते हैं। दोस्तों, 3 न्यूट्रॉन में से जो ऊर्जा निकलती है उसके विनाश से बचने के लिए 2 न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लिया जाता है और बाकी सिर्फ 1 न्यूट्रॉन को गतिशील रखा जाता है। यह जो संतुलन हम बनाए रखते हैं, यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत उपयोगी होती है और इसी संतुलन को बनाने के कारण हम इसे अभिक्रिया क्रांति कहते हैं। विनया जी, एक बात और पूछना चाहूँगी कि इस ऊर्जा का उपयोग किन कार्यों में किया जा सकता है? यदि इस तरह की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो और उस ऊर्जा का हम उपयोग करना चाहें तो किस किस कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है, उस पर भी आप प्रकाश डालें। शोभा जी, नाभिकीय ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ये भले ही विनाश के लिए भी लोग उपयोग में लाते हैं, परंतु यदि इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो हम बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि हमें ऊर्जा का संकट हमारे यहाँ पर कभी भी निर्मित नहीं होगा। अब ये देखिए ऊर्जा के उपयोग। यहाँ पर विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा गर्म पानी अथवा तरल सोडियम द्वारा अवशोषित की जाती है। इसका उपयोग वाष्प टरबाइनों को घुमाकर ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। मुख्य रूप से जब विखंडन के द्वारा ऊर्जा निकलती है तो इस ऊर्जा को हम गर्म पानी अथवा तरल सोडियम में शोषित कर लेते हैं और शोषण करने के बाद इसका उपयोग वाष्प टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे कि हमें अपनी आवश्यकता के लिए ऊर्जा मिलती चली जाती है। और इसी ऊर्जा से हम आगे देखेंगे कि जो रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जो हैं, उनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे और अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि परीक्षा में इस पर कौन से प्रश्न आते हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आइए देखते हैं परीक्षा में जो प्रश्न आपके लिए आवश्यक हैं या पिछले सालों में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नाभिकीय अभिक्रिया में 2 प्रोटॉनों के संलयन का निम्न समीकरण पूर्ण कर लिखिए। आपसे केवल यहाँ पर प्रोटॉन के मिलने से जो समीकरण होता है अर्थात हीलियम बनती है उसके बारे में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में किस पदार्थ का नाभिकीय विखंडन होता है। अगले प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यूरेनियम 238 तथा 92 से क्या अभिप्राय है। उच्च ताप पर कौन सी अभिक्रिया की जाती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को समझाइए, चित्र द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न है अभिक्रिया क्रांतिक से क्या अभिप्राय है। देखा आपने बच्चों, आज हमने इस अध्याय में कितनी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया से नाभिकीय अभिक्रियाएं किस प्रकार भिन्न हैं, कैसे नए तत्वों का निर्माण होता है और इस नाभिकीय अभिक्रिया में जो विखंडन और संलयन के रूप में संपन्न होती है कितनी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहाँ सूर्य में निकलने वाले प्रकाश में उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है नाभिकीय संलयन की क्रिया, और जहाँ हम परमाणु बम की बात करते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। हमने नाभिकीय विखंडन में भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी, श्रृंखला अभिक्रिया जो कि नियंत्रित होती है और एक अनियंत्रित होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम होता है कि वो परमाणु बम या विस्फोट का रूप धारण कर लेता है, लेकिन यदि उस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा कि यदि न्यूट्रॉन की संख्या को हटा दिया जाए तो उस ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन को घुमाने में यानी हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। और इसी का उदाहरण है परमाणु रिएक्टर और नाभिकीय रिएक्टर जिसे हम कहते हैं परमाणु भट्टी। उसके बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम चाहेंगे आपने जो आज सीखा है इस संबंध में आपको कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो आप ज़रूर हमसे फ़ोन के माध्यम से और प्रशासन अकादमी के पते के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगली कक्षा में नाभिकीय रिएक्टर से किस प्रकार हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।